हेलो एवरीवन, कैसे 10वीं साइंस का इम्पोर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन की इस बेहतरीन वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के साइंस से ऐसे इम्पोर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। दोस्तों, पहला सवाल ये बुलाया गया है, प्रकाश क्या है। आसान भाषा में जानिए कि प्रकाश वह एक माध्यम है जिसके द्वारा हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। यानी प्रकाश वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, तो अंधेरे में किसी वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश की ही हमें सहायता पड़ती है। इससे ही हम लोग क्या कहेंगे, तो प्रकाश कहेंगे। दूसरे माध्यम में कहें तो दूसरे शब्दों में प्रकाश को एक प्रकार की ऊर्जा भी कहते हैं। दोस्तों, प्रकाश एक चुंबकीय तरंग भी है जिसकी चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। एक चीज़ और याद रखिएगा, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है जिसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। अब यहीं से मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछे जाते हैं कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, तो आप बोल सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। और प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, तो आप बताएंगे कि सर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। उसके बाद में आइए जान लेते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं। आप सभी को बता दें कि 10वीं कक्षा में ही नहीं बल्कि आप क्लास 8 में ही पिछले कक्षा में आपने पढ़ा होगा कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम कुछ इस प्रकार से होते हैं। ये होते हैं दोस्तों आपतित किरण, और यहाँ पे चिकनी एवं चमकीली सतह का एक आपतन बिंदु होता है। अब यहीं से किरण टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है जिसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। बीच में एक लंब डाला जाता है जिसे हम सभी अभिलंब के नाम से जानते हैं। तो आप बोलेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब, तीनों एक ही सतह में होते हैं। उसके बाद में आप सभी को बता दें कि ये जो है आपतित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। तो जो प्रकाश की दूसरा जो नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, अर्थात sin I बराबर sin R के होते हैं। उसके बाद में हम लोग जानेंगे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आसान भाषा में याद रखिएगा कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है, उस बिंदु पर वस्तु के समान बने आकृति को ही प्रतिबिंब कहते हैं। अब आसान भाषा में जानिए कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर जितने भी आपतित प्रकाश की किरणें होते हैं ना, तो जब दर्पण से उसका परावर्तन होता है इस प्रकार से, तो वह जो भी बिंदु पर, मान लेते यहाँ पे कोई ए बिंदु है, इस पर अगर इस प्रकार से कटती है या कटती हुई यहाँ पे मालूम पड़ती है, और जाहिर सी बात है जब यहाँ पे कटेगी या कटती हुई मालूम पड़ेगी तो यहाँ पे वस्तु के समान एक आकृति बनेगी, और यही जो आकृति बनती है ना, इसे ही हम लोग प्रतिबिंब अर्थात छाया कहते हैं। और यहाँ पे बात करते हैं प्रतिबिंब के प्रकार के। तो दोस्तों, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब जिसको अंग्रेजी में रियल इमेज कहा जाता है। दूसरा होते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब जिसको हम लोग वर्चुअल इमेज के नाम से जानते हैं। अब आइए हम लोग जानेंगे अगले वाले सवाल के माध्यम से कि आखिर वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या होते हैं, दोनों के बीच में क्या क्या अंतर है। दोस्तों, आसान भाषा में जानिए कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। आइए जान लेते हैं। तो रोमन नंबर 1 में एग्जाम पेपर में के आंसर शीट में आप लिखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक रेखाओं के कटने से बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वो काल्पनिक रेखाओं के कटने से बनता है। उसके बाद में रोमन नंबर 2 में लिखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। रोमन नंबर 3 में लिखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, किंतु काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। उसके बाद में आप सभी रोमन नंबर 4 में लिखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण की दाईं ओर बनता है। उसी प्रकार से अगला सवाल है हमारा
कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहती है। जो अवतल दर्पण होते हैं एक उत्तल दर्पण होते हैं, तो आखिर अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। तो आसान भाषा में जानिए कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। यही कारण है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। है ना सिंपल कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। यही कारण है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अब इसी का अगर आप अपोजिट बोल देंगे, यानी उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर नहीं गुजरती है। यही कारण है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। अब आइए इसी प्रकार से हम लोग जानने जा रहे हैं कि अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है वो किन किन कार्यों में किया जाता है। साथ ही हम लोग ये भी जानेंगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग किन कार्यों में किया जाता है और अवतल दर्पण का उपयोग किन कार्यों में किया जाता है। सबसे पहले हम लोग ये जानने वाले हैं कि दोस्तों अवतल दर्पण के जो प्रमुख उपयोग है ना वो निम्नलिखित है, यानी नीचे लिखा गया है। आइए जान लेते हैं नीचे क्या लिखा गया है। तो अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर हजामत बनाने में जो शीशा अर्थात आईना होते हैं, जिसको किताबी भाषा में दर्पण कहा जाता है, मिरर कहा जाता है, आखिर उसका इस्तेमाल दाढ़ी बनाने में क्यों करते हैं। तो दोस्तों जब भी अवतल दर्पण के सामने चेहरे को जब रखा जाता है ना, तो चेहरा का सीधा आवर्धित प्रतिबिंब उस आईने में बनता है, जिससे हजामत बनाने वाले को हजामत बनाने में यानी दाढ़ी बनाने में आसानी होती है। यही कारण है कि अवतल दर्पण का जो उपयोग है वह हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। अगला रोमन नंबर में लिखिएगा कि अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टरों के द्वारा रोगियों की नाक, कान तथा गले की जांच करने में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। अब इसी सवाल को मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछा गया था कि क्या कारण है कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। तो आप आसानी से बताइएगा कि बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में इसलिए किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है कि सूर्य के विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करके उसको ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। अब जाहिर सी बात है, जब सूर्य के विकिरण ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदला जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा की उत्पत्ति होगी, जिससे सोलर कुकर के अंदर रखा भोज्य पदार्थ आसानी से पक जाता है। यही कारण है कि अवतल दर्पण का उपयोग जो है ना उस सोलर कुकर में किया जाता है। उसके बाद में आप सभी रोमन नंबर 4 में लिखेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग मोटर कार के अग्र छिपो टर्च और टेबल लैंप में किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर ये दृष्टि दोष होते क्या हैं, इसका निवारण किस प्रकार से किया जाता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। आसान भाषा में जानिए कि जब किसी कारणवश कोई भी ऐसा अनावश्यक वश जब नेत्र लेंस निकट या दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है, उसे ही दृष्टि दोष कहते हैं। आसान भाषा में कहे तो जब मनुष्य का जो आँख है, नेत्र है, तो मनुष्य की आँख में उत्तल लेंस पाया जाता है। ये आप सभी छात्र एवं छात्राओं को जरूर मालूम होगा। तो जब मनुष्य की जो आँख का उत्तल लेंस होता है वो किसी भी वस्तुओं का प्रतिबिंब, वो दूर का हो या नज़दीक का हो, अपने रेटिना पर बनाने की क्षमता, जब प्रतिबिंब बनाने की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है ना, उसकी क्षमता को खो देता है। यानी आँख से किसी वस्तुओं को साफ साफ देखने में कठिनाई होती है। तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति को आँख में कहीं ना कहीं बीमारी हो गया है, किताबी भाषा में बोले तो दोष हो गया है। अब हम लोग जानेंगे कि ये जो बीमारी होती है आँख के, यानी ये जो दोष होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं दीर्घ दृष्टि दोष, उसके बाद में निकट दृष्टि दोष, एक होते हैं जरा दृष्टि दोष और चौथा होते हैं अबिंदुकता। आगे आने वाली पार्ट में हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। मैट्रिक एग्जाम पेपर में बहुत बार ये सवाल पूछा गया था कि आखिर तारे क्यों टिमटिमाते हैं। आसान भाषा में बताइएगा कि तारों से निकलने वाली प्रकाश जब वायुमंडल के विभिन्न घनत्व वाली परतों से होकर गुजरता है ना, तो उसकी तीव्रता कभी घट जाती है तो कभी बढ़ जाती है। अब जाहिर सी बात है कि तारों से निकलने वाली प्रकाश जब वायुमंडल के विभिन्न घनत्व वाली परतों से होकर गुजरेगा
तो उसकी तीव्रता तो कभी घटेगी तो कभी बढ़ेगी, और जब उसकी प्रकाश की तीव्रता कभी घटेगी तो कभी बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है वायुमंडल में उसका प्रकाश जो है ना वो भुक-चुक करके दिखाई देगा, यानी टिमटिमाते हुए मालूम पड़ेगा। इसी को आपको अपने एग्ज़ाम पेपर में काफ़ी सिंपल तरीके से बता देना है। तो है दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यही पेंट करता हूँ। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो है दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।